कभी सोचिए कि देश में एक ऐसी समानांतर सरकार चल रही हो जिससे हमने और आपने कभी चुना ही नहीं। एक ऐसी शक्ति जो न तो चुनाव लड़ती है, ना ही किसी संवैधानिक पद पर है, फिर भी देश की नीतियों, पब्लिक ओपिनियन और यहाँ तक कि हमारे भविष्य पर भी असर डालने की ताकत रखती है। इसी को कहते हैं डीप स्टेट, और ये आज के दौर की मतलब 5th जनरेशन वॉरफेयर का सबसे बड़ा हथियार है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें बंदूकें या गोलियां नहीं चलती। नहीं, इसका हथियार है विदेशी फंडिंग, जिसका इस्तेमाल देश के पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को जरा परत दर परत खोलकर समझते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये डीप स्टेट का खतरा असल में है क्या, इसके पीछे क्या सबूत हैं, सरकार इसके जवाब में क्या समाधान ला रही है और क्यों ये समाधान खुद एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि ये डीप स्टेट आखिर काम कैसे करता है, इसका तरीका क्या है। देखिए, इसके काम करने का एक मॉडल है जिसे आप फंडिंग टू केओस पाइपलाइन कह सकते हैं। बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, विदेशी डोनर्स करोड़ों रुपए लोकल एनजीओज, चर्चों और दूसरे संस्थानों को भेजते हैं। स्टेप 2, इस पैसे का इस्तेमाल होता है ह्यूमन राइट्स के नाम पर एक नैरेटिव सेट करने में, देश और दुनिया में एक माहौल बनाया जाता है। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी है, ज़मीनी कार्रवाई, मतलब देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स या एनर्जी प्रोजेक्ट्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करवा दिए जाते हैं। तो ये बात सिर्फ कुछ विरोध प्रदर्शनों की नहीं रह जाती, ये सीधे सीधे देश की संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी पर सवाल खड़ा करती है। सोचिए, अगर भारत में क्या बनेगा क्या नहीं, इसका फैसला लंदन या न्यूयॉर्क से होने लगे, तो क्या हम वाकई में एक आज़ाद देश कहलाएंगे? लेकिन ये सब सिर्फ कोई थियोरी नहीं है। आइए कुछ असली केस स्टडीज देखते हैं जो इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा साफ कर देंगी। पहला और सबसे बड़ा मामला है ग्रीन पीस इंडिया का। इस मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसने सबको चौंका दिया था। रिपोर्ट का कहना था कि इन विदेशी फंड से चल रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से देश की जीडीपी को हर साल सीधा सीधा 2 से 3% का नुकसान हो रहा था। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ग्रीन पीस के ये सारे विरोध सच में पर्यावरण की चिंता की वजह से थे, या फिर ये भारत की ग्रोथ को रोकने की एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल थी? दूसरा बड़ा मामला जुड़ा है फोर्ड फाउंडेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं से। अब देखिए, जब इन ऑर्गेनाइजेशंस पर कार्रवाई हुई तो दुनिया भर में ये कहानी बनाई गई कि देखो, भारत में असहमति की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन जब जांच हुई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। पता चला कि पैसा जिस काम के लिए आया था उस पर तो खर्च हुआ ही नहीं, बल्कि उसे लॉबिंग करने, रैलियां निकालने और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत की इमेज खराब करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में 20,000 से ज्यादा एनजीओज के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। तो इसी डीप स्टेट की जड़ों पर वार करने के लिए सरकार एफसीआरए में एक नया संशोधन बिल लेकर आई है। इसे एक तरह से फोर्ट्रेस स्टेट बनाने का सल्यूशन माना जा रहा है। इस बिल का सबसे पावरफुल हिस्सा है एसेट कंट्रोल क्लॉज। देखिए, पहले क्या होता था, अगर कोई एनजीओ नियम तोड़ता था तो उसकी प्रॉपर्टी सीज होती थी, लेकिन वो एनजीओ तुरंत कोर्ट चला जाता था और फिर केस सालों साल चलता था और वो उन्हीं एसेट से अपना काम भी जारी रखता था। पर अब नए बिल के हिसाब से जैसे ही लाइसेंस रद्द होगा, उस एनजीओ की जमीन, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, सब कुछ फौरन एक सरकारी अथॉरिटी के कंट्रोल में आ जाएगा। खेल खत्म। दूसरा बड़ा बदलाव है सब ग्रांटिंग पर पूरी तरह से बैन। पहले एक बड़ा एनजीओ विदेश से फंड लेता था और फिर उसे छोटे छोटे कई एनजीओज को बांट देता था। इससे होता ये था कि पैसे का असली ट्रेल ही गायब हो जाता था, पता ही नहीं चलता था कि पैसा आखिर गया कहाँ। अब इस नए नियम के बाद ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जिस काम के लिए पैसा आया है उसे उसी काम पर खर्च करना होगा। और तीसरा, एक और बड़ा बदलाव है अकाउंटेबिलिटी लॉकडाउन। मतलब अब एनजीओ को अपने हर एक पैसे का हिसाब तुरंत रियल टाइम में देना होगा। इससे जो विदेशी फंडिंग की पूरी प्रॉक्सी चेन बनी हुई थी वो एक झटके में टूट जाएगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इस बिल का भी बहुत जोरदार विरोध हो रहा है और ये विरोध हमें नेशनल सिक्योरिटी और सिविल राइट्स के बीच की उस सदियों पुरानी बहस में ले जाता है। ऑपोजिशन पार्टियां इसका खुलकर विरोध कर रही हैं, खासकर केरल जैसे राज्यों से जहां विदेशी फंडिंग बहुत ज्यादा आती है।
उनका तर्क ये है कि ये बिल असल में अल्पसंख्यकों को टारगेट करने और सरकार से अलग राय रखने वालों की आवाज़ दबाने का एक तरीका है। लेकिन इस तर्क के जवाब में एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी कभी किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ हो सकती है? अगर पैसा वाकई अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए आया है, तो फिर उसकी मॉनिटरिंग से किसी को डर क्यों लगना चाहिए? और ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। अमेरिका में FARA जैसा बहुत सख्त कानून है। वहाँ अगर कोई विदेशी पैसे से राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसे फॉरेन एजेंट का ठप्पा लगा दिया जाता है। और रूस और चीन में तो नियम और भी कहीं ज्यादा कड़े हैं। तो सवाल उठता है कि हमेशा भारत पर ही इतने सवाल क्यों? शायद इसलिए क्योंकि एक आत्मनिर्भर और मजबूत भारत कुछ ग्लोबल एजेंडा में फिट नहीं बैठता। देखिए, इस बिल का मकसद भारत को रूस या चीन जैसा बनाना नहीं है, बल्कि इसे एक सॉफ्ट स्टेट से एक फोर्ट्रेस सॉवरेन स्टेट बनाना है। एक ऐसा देश जो अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है। FCRA 2026 का संदेश बिल्कुल साफ है। भारत अब कोई खुला खेल का मैदान नहीं है, जहां कोई भी कुछ मिलियन डॉलर फेंक कर देश के नैरेटिव को कंट्रोल कर ले। ये एक नया भारत है जो अपने फैसले खुद करना चाहता है। तो आखिर में ये पूरी बहस दो जरूरी चीजों के बीच संतुलन बनाने की है। एक तरफ है देश की सुरक्षा और दूसरी तरफ है नागरिक अधिकार। तो सवाल यही रह जाता है, क्या FCRA 26 भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए एक जरूरी कवच है या फिर ये असहमति की आवाज को चुप कराने का एक हथियार? इस पर सोचने की जिम्मेदारी हम सबकी है।